नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लेट्स लर्न विद अर्पिता पर। इसके लास्ट वीडियो सीरीज में मैंने आपको बताया था बीपीएससी के डिटेल सिलेबस के बारे में। वीडियो नहीं देखा, आप डिटेल सिलेबस को समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप उस वीडियो को जाकर वापस से देख सकते हैं। ये वीडियो जो है एक सफर है। दिस इज अ ट्रैवल ऑफ हिस्ट्री। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ सीरीज वीडियो फॉर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इतने सारे एजेस पीरियड मैंने मेंशन किए हैं जिनको एजेस कहते हैं इतिहास में। जैसे आपका मौर्य काल, गुप्त काल, जैसे सब राजाओं के नाम पर किसी भी काल का एज का नाम होता था, वैसे ही इंग्लिश लिटरेचर में उस एजेस के रूलर के नाम पे या तो उस एज के फेमस राइटर, इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट या किसी पे होता था। हिस्ट्री का, इंग्लिश का जिन्हों डेप्थ लिटरेचर का नॉलेज जानना, उनके लिए वीडियो बहुत यूजफुल है। हर एक सब्जेक्ट का, हर एक कंट्री का, हर एक नॉवेल का अपना एक इतिहास होता है। वैसे ही हम लोग आज जानेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। ये वीडियो थोड़ी लंबी जाने वाली है। इनके जितने भी एजेस आपने मेंशन देख रहे हैं, इनका एक ब्रीफ व्यू है इस वीडियो में। हिस्ट्री, बाकी इन एजेस के जितने भी डिटेल्ड नॉलेज है, इनको सब हम लोग आने वाले एक एक सिंगल वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसके हर एक राइटर्स के, उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को लेके, उनके मेजर एजेस के इम्पोर्टेंट इवेंट्स को लेके, हर एक सब्जेक्ट अपने हिस्ट्री को लेके आता है, उनके डेवलपमेंट्स को लेके आता है, उनके क्या क्या चेंजेस हुए टाइम टू टाइम। वैसे ही इंग्लिश लिटरेचर की भी कहानी बिल्कुल ऐसी है, जो ग्रीको रोमन पीरियड से लेके पोस्ट मॉडर्न एज तक आता है। जिस समय ये कहानी उस समय शुरू होती है जिस समय लैंग्वेज का कोई अस्तित्व ही नहीं था। इंग्लिश लिटरेचर के संपूर्ण इतिहास की कहानी आज हम सुनेंगे। आज हम अपनी कहानी उस दुनिया की कल्पना से शुरू करेंगे जहां लैंग्वेज का कोई अस्तित्व नहीं था। कहानी की कल्पना आज हकीकत तक पहुंचकर मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न एज तक पहुंच चुकी है। ये कहानी नहीं, एक इतिहास है। बस इसे जानेंगे हम एक कहानी की तरह, इंटरेस्टिंग वे में, ताकि हमें कुछ भी मगिंग अप करने का नीड ना पड़े। इजीली वे में हम किसी भी एजेस को समझ पाए, इजीली वे में हम लोग इसको याद रख पाए। लैंग्वेज जो है सिर्फ एक लैंग्वेज को ही नहीं रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है उस समय के लोगों की संस्कृति को, लोगों के ज्ञान को, लोगों के भाषा को, विचार को, सामाजिक संबंध को, सब कुछ बताती है लैंग्वेज। दिस इज अ ट्रैवल, दिस इज अ जर्नी। इस जर्नी का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये स्टार्ट होती है ग्रीको रोमन पीरियड से, जब लैंग्वेज को ये नहीं पता था कि ये लैंग्वेज कौन सा है, इसमें क्या डेवलपमेंट्स होने वाला है, क्या ये लैंग्वेज आगे एक अच्छी लैंग्वेज बन पाएगी जिस फॉर्म में आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर को देख पा रहे हैं। क्या उस समय ये डिजाइन था, क्या उस समय लोगों ने सोचा था। ग्रीक के रोमन पीरियड से लेके पोस्ट मॉडर्न एज तक का सफर हम लोग सुनने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लैंग्वेज के इतिहास का ये सफर जो है वो शुरू होता है वो 1200 बीसी से, जब ग्रीको रोमन पीरियड से इंग्लिश लिटरेचर का हिस्ट्री शुरू होती है। बेसिकली ग्रीक और रोमन पीरियड का इतिहास को पढ़ते हैं हम लोग, इसीलिए इसको ग्रीको रोमन पीरियड कहते हैं। हमारे पास जो हिस्ट्री में जो डाटा अवेलेबल है वो इसी एज से, इसी पीरियड से अवेलेबल है। इस पीरियड के पहले का कोई डाटा अवेलेबल नहीं है हमारे पास। जानना है कि ब्रिटॉन्स के नाम पे ये ब्रिटेन का नाम पड़ा। ग्रीक और रोमन का भी एक बहुत बड़ा पीरियड था। इन लोगों ने 400 इयर्स तक ब्रिटेन पे, यानी कि बे, राज किया। तो इस पीरियड का भी बहुत एक अपना लिटरेचर है। इस पीरियड में भी 4 पीरियड्स का इस लिटरेचर का भी डिवीजन है, जिसको हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डेप्थ में जानेंगे।
हाँ, तो ग्रीक और रोमन का जो कोई भी लोग जब आपके पड़ोस से आते हैं तो अपनी भाषा, अपना लैंग्वेज सब लेकर आते हैं। तो रोमन्स का भी अपना इफेक्ट था, डोमिनेंस था ज्यादातर लैटिन लैंग्वेज में। तो लैटिन लैंग्वेज में इनका था। आज जिस फॉर्म में इंग्लिश लिटरेचर है वो बहुत सारे छोटे 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 भाषाओं से होकर गुजरी है, छोटे छोटे बहुत सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में गुजरी है। तो हिस्ट्री को ग्रीको रोमन पीरियड के बाद आता है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, एंगल सेक्शन पीरियड। ये जो पीरियड मैंने मेंशन किया है, एंगल सेक्शन पीरियड, इसी से इंग्लिश लिटरेचर का इतिहास माना गया है। और ये जो पीरियड आपके सामने जो मेंशन दिख रहा है, ये हर एक सोर्स में बिल्कुल सेम नहीं दिखता है, कहीं कहीं ये डिफरेंट ओवरलैप होता है। बस हमें जानना है ये कि हम इस वीडियो के हिस्ट्री को, इतिहास को कैसे अच्छे से समझ पाएंगे, जिसके कारण वीडियो को आपको 2 बार देखना होगा। पहली बार में आप इसका ओवरव्यू जानेंगे, दूसरी बार में आप जानेंगे कि भाई इसका फैक्ट्स क्या है। सेकेंड वीडियो जब आप देखेंगे तब आप देखेंगे कि आपने समझा क्या, ओवरव्यू, और उसके बाद आप उसको पॉइंट आउट, फिगर आउट करेंगे, तब आपको कोई वीडियो, कोई हिस्ट्री समझ में आने वाली है। तो रोमन्स ने इतना इतना लगभग टाइम स्पेंड किया लिटरेचर में, BC टू AD, जिस एज में भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जिनको हमको पढ़ना है। ये राजा थे किंग के, उस समय जब रोम जो है ब्रिटेन छोड़ के जा रही थी, उस समय ये राजा थे। सेल्ट जो है वो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं ब्रिटेन के। ब्रिटेन का नाम, ब्रिटेन मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स को ब्राइटन्स कहते हैं, इन्हीं के नाम पे ब्रिटेन पड़ा। दूसरी जनजाति यहाँ रहती है, उसका नाम था पिट्स, जो कि स्कॉटिश ट्राइब थी, जो बार बार सेल्ट्स लोगों पर आक्रमण, उनके ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ये इन्वेडर्स थे, तो इनको ये परेशान करती थी। रोम का कल्चर जो था, एक क्रिश्चियनिटी था, रोमन्स जो थे वो सेल्ट्स के साथ ब्रिटेन में रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है कि पिस जो है वो हमला करते थे सेल्स पे, तब रोमन्स इनको सेव करते थे, सेवियर का काम करते थे। बट एक बार क्या हुआ कि रोम के जो राजा थे ऑनोरियस, तो रोम पर हमला हो जाता है। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि जब हमारे ही देश पर, रोम पर हमला हो रहा है, तो हमें अपना देश वापस जाना चाहिए। रोमन जो थे वो वापस अपने देश रोम जाने लगे। तो रोमन्स ने कहा कि भाई सेल्स, तुम अपना देख लो, तुम अपनी रक्षा स्वयं करो, अब इंडिपेंडेंट बन जाओ, हम लोग वापस जा रहे हैं, हमें अपने देश जाना है। तो सेल्स जो थे वो असमर्थ थे। इन्होंने किनसे हेल्प मांगा? इन्होंने मांगा हेल्प एंगल सेक्शंस और जूट्स, 3 ट्राइब से इन्होंने हेल्प मांगा। तो ये एंगल सेक्शंस और जो जूट्स हैं, ये जो है ये भी एक ट्राइब थी। ये ट्राइब कहाँ से आई थी, क्यों आई थी? ये जो सेल्स थे वो जब अपनी सुरक्षा करने में असमर्थ थे, तो इन्होंने हेल्प मांगा। हेल्प मांगा, किससे हेल्प मांगा? एंगल से हेल्प मांगा, सेक्शन से हेल्प मांगा, जूट से मांगा। ये ट्राइब से इन्होंने हेल्प मांगा। एंगल्स जो थे वो नॉर्दर्न जर्मनी से आए थे, सेक्शन सैक्सनी पीरियड से आए थे, और जूट जो है वो डेनमार्क से आए थे। इन लोगों ने आके सेल्स की मदद की थी, किससे बचाने में? पिट्स, एक ट्राइब है जो स्कॉटिश ट्राइब है, जिन्होंने सेल्स का जीना मुश्किल कर रखा था। तो इनको भगाने के लिए एंगल सेक्शन जूट्स की एंट्री होती है ब्रिटेन में। और उसके बाद जब ये एंगल यहाँ आकर हेल्प करने आए थे, बस गए। ये ब्रिटेन से इंग्लैंड बनने की कहानी यही शुरू हो जाती है। एंगल लैंड कहते कहते ये बन गया इंग्लैंड।
हाँ, ये एंगल लैंड बन गया इंग्लैंड। एक इम्पोर्टेंट काम करके गए थे रोमन ग्रीक जो थे, वो सेल्स की रक्षा के लिए एक वॉल का निर्माण कराया था, जिसका हार्डियन वॉल के नाम से जाना जाता है। ये जो मैप आपको, जब आप इंग्लैंड के उस समय के ट्राइब्स के मैप को देख रहे होंगे, तब आप समझिएगा ये हार्डियन वॉल जो है, ये स्कॉटिश ट्राइब जो है, इनसे बचाने के लिए उन्होंने बनवाया, लेकिन बाद में ये वॉल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया इस एरिया को सेव करने के लिए। ये जो एरिया आपको दिख रहा है वेल्स का, ये यहाँ बाद में भी इन्वेडर्स नहीं आ पाए, बस इसी वॉल के कारण। यहाँ की कल्चर जो है इस पार्ट के कल्चर से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ इन्वेडर्स नहीं आ पाए थे। जूट जो है वो वापस चले गए थे, ज्यादा दिन नहीं रहे थे, इसीलिए ज्यादातर एंगल और सेक्शंस ही रहे थे। तो इन दोनों के नाम पे ही ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का नाम पड़ा। ये पीरियड यहाँ से 450 एडी टू 166 एडी तक रहता है। ये सारा नॉलेज हमें कहाँ से पता चलता है, तो 8th सेंचुरी के एक राइटर थे बीड, उन्होंने अपनी बुक इक्लास्टियल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल के बारे में लिखा था, जिसमें ये सारे नॉलेज, ये सारे इन्वेडर्स के बारे में, ये सारे ट्राइब्स के बारे में उन्होंने बता। रोमन सिविलाइजेशन एक पहली सिविलाइजेशन था जिनका आर्ट एंड लिटरेचर पर डोमिनेंस था। रोमन जब 400 साल तक अपना कब्जा बना के रखते हैं ब्रिटेन पर, तो पूरा ब्रिटेन इनके कल्चर से, इनके लैंग्वेज से प्रभावित हो जाता है। इनकी जो लैंग्वेज थी वो लैटिन थी, तो लैटिन कल्चर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस थी ब्रिटेन में। रोम जब वापस चले जाते हैं 400 साल तक ब्रिटेन पर अपना राज करने के बाद, तब एंगल सेक्शंस की एंट्री हो जाती है। एंगल सेक्शंस क्या करते हैं, हेल्प के इरादा से आए थे और राज करते करते इन लोगों ने सेल्स को भी यहाँ से निकाल दिया, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट जैसी कोई सिस्टम नहीं थी। जैसे इन्वेडर्स जिनको जहां एरिया मिल गया वो वहां पे रूल करने लग जा रहे थे, तो है एंगल सैक्सन्स और जूट के लैंग्वेज से, कल्चर से अफेक्ट होने लगी, तो वहां के लोगों में ज्यादा फिर रोमन कल्चर का प्रभाव थोड़ा कम होने लगा और एंगल सेक्शंस के कल्चर का प्रभाव बढ़ गया। लोगों ने क्या किया, बाद में इनको भी यहाँ से निकाल दिया तो ये लोग कहाँ चले गए, ये लोग स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये सब जगह जाके बस गए। उसके बाद ब्रिटेन में एंगल सैक्सन और जूट ब्रिटेन पर आने वाले 600 साल तक अपना राज करने वाले थे। ब्रिटेन से इन्होंने जगह का नाम इंग्लैंड तो कर ही दिया था, एंगल लैंड बोलते बोलते इन्होंने उस जगह का नाम को इंग्लैंड कर दिया। उसके बाद इन्होंने अपना रूल वो स्टार्ट किया इंग्लैंड पर। उसके लिए इन्होंने इंग्लैंड को ही 7 डिफरेंट किंगडम्स में ही डिवाइड कर दिया। ये उन सारे 7 किंगडम्स का नेम है, और सबसे पावरफुल जगह था ये वेसेक्स। इन 7 जगहों को हम हेप्टार्की के नाम से कहते हैं, जिसको कैटेगराइज्ड किया गया है हेप्टार्की के कॉन्सेप्ट में। 7 सेपरेट किंगडम्स में डिवाइड कर दिया रूल करने के लिए, जिसमें से कि इसका नाम है नॉर्थम्ब्रिया, मर्सिया, केंट, एंग्लिया, एसेक्स, ससेक्स और वेसेक्स। ये वो 7 किंगडम है जहां एंग्लो सैक्सन्स एज में ब्रिटेन इस फॉर्म में था। ओल्ड इंग्लिश थी, रोमन्स जो ट्रैप थे वो उनकी लैटिन लैंग्वेज, तो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो एक मिक्सचर फॉर्म में थी लैटिन की, जर्मैनिक्स के, तो वो बन गया ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। सेल्टिक लैंग्वेज भी थी, 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज की मिक्सचर थी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज। ओल्ड इंग्लिश का जो लिटरेचर है वो प्लूरल फॉर्म से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। ओल्ड इंग्लिश एक मिक्सचर लैंग्वेज बन चुकी थी
जिसको हम लोग ट्राइबल जर्मनिक लैंग्वेज भी कहते हैं। वहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स जो थे, जर्मन से जो आए थे, और जो सेल्टिक थे, एक रूलर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, किंग आर्थर, वो एक सेल्टिक रूलर थे। ओल्ड इंग्लिश अपने वर्क्स में एलिट्रेशंस का यूज करते थे। एलिट्रेशंस क्या होते हैं? ये एक लिटरेरी टर्म है जिसमें कि कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेड यूज होता है। लिटरेचर का डेवलपमेंट जो था वो इस एज में इपिक पोइट्री, हीरोइक पोइट्री, जिसमें हीरोइक पोइट्री का इंपॉर्टेंट रोल था। क्रिश्चियनिटी भी इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, क्रिश्चियन पोइट्री भी थी। हीरोइक पोइट्री का सबसे ज्यादा डोमिनेंस था, यानी कि एक राजा रहता था या एक हीरो रहता था जो मॉन्स्टर को किल करता था। ये कॉन्सेप्ट उस वक्त ज्यादा फेमस था, ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ये जो दो राइटर्स का नेम मैंने लिखा है, ये दोनों उस एज के, एंग्लो सैक्सन एज के इम्पोर्टेंट राइटर्स है, और बहुत सारे इम्पोर्टेंट वर्क्स जो है वो इस एज में भी फेमस रहे। और इस एज का क्रॉनिकल्स भी बना था, यानी कि कैसे कैसे क्या कौन कौन सा लिटरेचर फाउंड हुआ, कौन कौन सा हमें मैन्यूस्क्रिप्ट मिला। ये जो थे ये खुद एक सिविलाइज्ड और पूरी तरह से एंगल सेक्शंस नहीं थे। ये लोग खुद छोटे छोटे पैगन गॉड्स को मानते थे। जो सेंट अगस्टीन के क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस करने के बाद ये लोग एक गॉड को मानने लगे। जो बीड थे, जिनको मैंने फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री भी कहा जाता था, उन्हीं के राइटर के राइटिंग्स के हिस्ट्री के कारण हमें मिलती है। मैन्युस्क्रिप्ट जो थे वो 4 फॉर्म में मिला था हमें एंगल सैक्सन एज में। द ईस्टर बुक, द जीनियस मैन्युस्क्रिप्ट, द वर्सेली बुक, द बेओल्फ मैन्युस्क्रिप्ट। ये 4 टाइप के मैन्युस्क्रिप्ट थे जो कि हमें इस एज में मिली थी। बेओल्फ जो है एक इपिक पोएट्री है, बस इसका राइटर हमें नहीं पता है, जिसको इसीलिए हम लोगों ने बेओल्फ का राइटर भी बेओल्फ को मान लिया है, और इसके जो हीरो जो है उसका नाम बेओल्फ है। उसी के नाम पे इस बुक का, इस पोएट्री का नेम मेंशन कर दिया गया है। ये एंगल सैक्सन्स के पीरियड का जस्ट अ ब्रीफ व्यू हिस्ट्री था, कि यहाँ से रोमन्स आए, रोमन्स के बाद जर्मैनिक ट्राइब्स आई, जर्मैनिक ट्राइब्स के बाद अब लैटिन लैंग्वेज से जर्मैनिक लैंग्वेज का मिक्सचर, सेल्टिक लैंग्वेज का मिक्सचर, इंग्लिश फॉर्म अभी तक यहाँ तक पहुंच चुका है। इसके बाद क्या होता है कि ये एंगल सेक्शंस का जो पीरियड था, ये इसका एंड होने वाला होता है। इसका एंड होता है, बात कर रहे थे इंग्लिश लिटरेचर के अगले चैप्टर का, जो कि स्टार्ट होता है एंग्लो नॉर्मल एज। नॉर्मन सिपाहियों का एक बेड़ा इंग्लैंड में आया, इंग्लिश चैनल क्रॉस करके विलियम द कन्करर इनको लेके आए थे। इस बैटल का नाम पड़ा बैटल ऑफ हस्टिंग्स, और इस बैटल के बाद विलियम द कन्करर जीत गए और बन गए द न्यू रूलर ऑफ ब्रिटेन। विलियम जो वहां के ड्यूक थे, ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी, वो विलियम द कन्क्वेरर के नाम से अब जाने जाते थे आफ्टर दिस बैटल। अब नए राजा के साथ नया कल्चर आता है, नया सिविलाइजेशन आता है, ओल्ड इंग्लिश का समाप्त यहीं पे हो जाता है, और ये इंग्लिश बन जाती है मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश लिटरेचर। ये नॉर्मन जो थे, ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। एंग्लो सेक्शन का पीरियड जब खत्म होता है, जब उसके राजा हैरोल्ड को बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी यानी विलियम द कन्क्यूरर ने मार दिया। नॉर्मन्स जो ब्रिटेन पे हमला करने पे पहले फ्रेंच गए थे, तो इनकी जो लैंग्वेज थी वो फ्रेंच कल्चर, फ्रेंच लैंग्वेज से इंस्पायर्ड थे। कोई भी राजा अगर किसी देश पे राज करता है तो वो चाहता है कि उसकी लैंग्वेज उस जगह पे यूज हो।
तो इस राजा ने क्या किया, पूरे सब जगह अनाउंस करवा दिया कि अभी से जो है फ्रेंच लैंग्वेज में ही सारा काम होगा, फ्रेंच लैंग्वेज ही यूज होगा। ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी यहाँ पे कोटली कल्चर लेके आए थे, छोटे छोटे ट्राइब्स थे जहाँ पे रूल कर रहे थे। अब क्या होता है कि पहली बार ब्रिटेन में एक कोटली गवर्नमेंट का इंट्रोड्यूस होता है। इनको इंट्रोड्यूस करते हैं ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी। लिटरेचर में कोटली पोयम को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। पहले हीरोइक पोयम होती थी, यानी कि जैसा कि बियोल्फ एक एग्जाम्पल मैंने बताया आपको कि हीरोइक कल्चर था, बट इसमें जो है रोमांस पोएट्री, चिवैलरी पोएट्री, ये सारा इंट्रोड्यूस होता है। रोमांस पोएट्री का कहने का यहाँ पर तात्पर्य है कि अपने देश से प्रेम को इंट्रोड्यूस करना होता है। और इस राजा ने फ्यूडलिज्म यानी कि जमींदारी को भी इंट्रोड्यूस किया। और यहाँ का कल्चर जो था वो दो टाइप्स में बट रहा था, एक अपर क्लास के लोग में बट रहा था और एक लोअर क्लास में। जो अपर क्लास के थे वो फ्रेंच बोल रहे थे और जो लोअर क्लास के थे वो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज को ही बोल रहे थे। इस एज में यूनिवर्सिटी का भी स्टैब्लिशमेंट हुआ था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये सब इसी एज में पॉसिबल हो पाया था। तो नॉर्मन फ्रेंच जो थे मिडिल इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किए थे। मिडिल इंग्लिश को हम लोग जानते हैं फ्रेंच प्लस ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज इक्वल्स टू मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज। और इसकी लिटरेरी जो फोकस थी वो रोमांस, चिवैलरी, रिलीजियस पोइट्री पर। इस एज में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेजर पोएट्स भी हुए, जो कि जॉन बार्बर, विलियम लैंगलैंड, जॉफ्री चौसर, पर्ल पोएट, ये सारे पोएट थे। इन सब में से जॉफ्री चौसर जो थे वो ग्रेट पोएट, ग्रेट राइटर थे। एज ऑफ चौसर के नाम से जाने लगा। इसके बाद आने वाले एज को एज ऑफ चौसर के नाम से, इन्हीं के नाम से जाने लगा। इन्होंने अपना बहुत ही कंट्रीब्यूशन दिया मिडिल इंग्लिश में। लैंग्वेज के मामले में इंग्लैंड जो थी वो ट्राई लैंग्वेज कंट्री बन गई थी। इसका जो पीरियड है 166 टू 1500 एडी, इस पीरियड को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला द नॉर्मन पीरियड, दूसरा द एज ऑफ चौसर, तीसरा है डार्क एज। अभी हम लोगों ने पढ़ा नॉर्मन पीरियड के बारे में, अब हम लोग आते हैं एज ऑफ चौसर के बारे में। एज ऑफ चौसर जो है वो एक फेमस पर्सन, फेमस स्कॉलर जॉफ्री चौसर के नाम पे है, क्योंकि ये बहुत ही ग्रेट राइटर थे, स्कॉलर थे। इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। सो एज ऑफ चौसर इंट्रोड्यूस्ड हुआ 1340 टू 1400 एडी। इस एज में तीन मेजर इवेंट्स हुए। तीन मेजर पोएट्स थे जो कि बहुत ही फेमस थे, जो कि जॉफ्री चौसर के ही फ्रेंड थे, जॉन गोवर, विलियम लैंगलैंड एंड जॉफ्री चौसर। कैंटरबरी टेल्स जो कि बहुत ही डिफरेंट स्टाइल ऑफ पोएट्री है, एक सैटायर है, एक व्यंग है। ये अपर क्लास के लोगों पर, यह लोअर क्लास के लोगों के कंडीशंस के ऊपर एक व्यंग है। ये जॉफ्री चौसर ने बहुत ही रियल वे में, रियल प्रेजेंट में प्रेजेंट किया है लोगों के सामने। ऐसा इसलिए हुआ, वो सैटारिकल वर्क करने की नीड उनको इसलिए पड़ी क्योंकि इस एज में तीन मेजर इवेंट्स हुए। ब्रिटेन में उस समय ये तीन मेजर इवेंट्स हो रहे थे एज ऑफ चौसर में। मैसिव डेथ हो गई थी, लोगों के पास वर्कर्स नहीं थे, वहां की कंडीशन जो थी फाइनेंशियली बहुत ही वीक हो गई थी, वहां की सोशल कंडीशन बहुत ही खराब हो गई थी। किसी भी कंट्री को रन करने के लिए उनको वापस से ये सारी चीज को ट्रैक पे लाना पड़ता है। उन लोगों ने जॉफ्री चौसर को भी वॉर में शामिल किया था। जॉफ्री चौसर ने ये सारे इवेंट्स को देखा है, तो वो इस
इवेंट्स को अपने वर्क्स में बेटर तरीके से मेंशन कर पाए। पहला 100 वॉर्स है, दूसरा ब्लैक डेथ है, तीसरा पीजेंट रिवोल्ट है। ये 100 वियर वॉर्स, ब्लैक डेथ, पीजेंट वॉर, ये सारा आपस में इंटरकनेक्टेड थे। हम लोग इसको इंडिविजुअली जान रहे हैं बट ये इंटरकनेक्टेड थे। एक वॉर जो 100 इयर्स तक होता है, 100 इयर्स से ज्यादा तक होता है, ये वॉर के पीछे का क्या रीजन था? इंग्लैंड और फ्रांस का रीजन था झगड़ा का। कुछ लोग वहां थ्रोन मांग रहे थे, कुछ लोग यहाँ थ्रोन मांग। जब दो कंट्री कंबाइंड इन्वेडर्स की तरह एक्ट करेगी तो उनके सोशल बैकग्राउंड पे, पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे इनएस्टेबिलिटी मेंटेन होगी, जिसके कारण वॉर एक बहुत बड़ा रीजन बना। इसी वॉर को 100 ईयर वॉर्स के नाम से जानते हैं। इसका इम्पैक्ट पड़ा नीचे तबके के लोगों पे, यानी कि मजदूरों पे, पुअर सोसाइटी पे। उन लोगों पे टैक्स बढ़ा दिया गया, उन लोगों की सैलरी कम कर दी गई, उनके जो भी उनको सुविधा मिलती थी वो कम हो गई। तो उन लोगों को ये सब का विरोध करना पड़ा, और जिसके कारण एक समाज में विरोध हो गया लोअर क्लास लोगों का अपर क्लास लोगों पे। तो उसी विरोध को पीजेंट रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है। ये रिवोल्ट के बाद जो है, उसके बाद इन लोगों ने अपनी चार्जेस को हाई कर लिया। यानी कि जब ये रिवोल्ट खत्म हुआ तब इन्होंने अपनी चार्जेस को हाई कर लिया, और बहुत लोगों की मैसिव डेथ हो चुकी थी ऑलरेडी, क्योंकि एक इवेंट जो था ब्लैक डेथ, वो एक महामारी थी जो कि ब्रिटेन में पूरे फैल गई थी, और 1/3 पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटेन अफेक्टेड थी। वहां के बहुत सारे लोग डेथ हो चुके थे। तो वर्कर्स की कमी, लोगों की कमी के कारण उन लोगों को इन लोगों की बात माननी पड़ी, यानी अपर क्लास सोसाइटी को इस रिवोल्ट करने वाले लोगों की मानने पड़ा। सैलरीज बढ़ानी पड़ी, पोस्ट की क्वालिफिकेशंस को कम करने पड़ा, क्वालिफाइड पोस्ट पे भी कम क्वालिफाइड लोगों को लेना पड़ा। साइंस एंड मेडिसिन कैन डेथ लाइफ। ब्लैक डेथ के बाद लोगों को ये समझ में आया कि चर्च और क्रिश्चियनिटी और पुजारी ये जो है विश्वास करने लायक है, अंधविश्वास करने लायक नहीं है। उन लोगों की भगवान से, पुजारियों से विश्वास उठ गई थी। ओनली साइंस कैन सेव लाइफ। ये सारा जो इवेंट्स हुआ इसका इफेक्ट लिटरेचर पर भी पड़ा। तो जॉफ्री चौसर ने उसी के अकॉर्डिंग एक लिटरेचर, एक ग्रेट वर्क्स ऑफ लिटरेचर क्रिएट किया। तो लिटरेरी स्टाइल जो थी उनकी, वो बहुत ही फेमस थी। कैंटरबरी टेल्स जो कि बहुत ही फेमस है, जॉफ्री चौसर का नाम जहां आता है वहां कैंटरबरी टेल्स आता ही है। तो उन्हें एक सैटायरिक लेवल बनाया। एक और बुक है तो बुक ऑफ डचेस, जो 1369 में आई। ये एक एलिजी थी जो कि उन्होंने अपने दोस्त के वाइफ के सडन डेथ पे लिखा था। कैंटरबरी टेल्स लिखते लिखते कहते हैं कि जॉफ्री चौसर की ही डेथ हो गई थी। इनकी जो लिटरेरी स्टाइल थी वो बहुत ही डिफरेंट थी। आयम्बिक पेंटामीटर का हीरोइक कपलेट का ये अपने पोएट्रीज में यूज करते थे। आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है कि एक तरह का राइटिंग स्टाइल होता है जो अंग्रेजी साहित्य में बहुत ही फेमस है। एक 10 फूट्स का एक पैराग्राफ होता है जिसमें 5 लाइंस डिवाइडेड होते हैं, और उनकी राइमिंग स्केल जो होती है वो एक तरह की होती है। इनकी जो लिटरेरी वर्क्स है ये आपको 3 लैंग्वेज में मिलेंगे। इटालियन वर्क्स में, फ्रेंच वर्क और इंग्लिश वर्क। इन तीनों लैंग्वेज में चौसर की लिटरेचर जो है वो मिलती है। इनके वर्क्स को 3 लैंग्वेज से डिवाइड कर सकते। इटालियन लिटरेचर की बात करें तो इनका इन्फ्लुएंस जो है, एक पॉपुलर वर्क बॉक्स ऑफ बुगैशियो से इनको इटालियन लिटरेचर का इन्फ्लुएंस था। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इनको कहा जाता था। ये इतने बड़े राइटर थे। ये एडवर्ड रिचार्ज, हेनरी किंग तक के किंगडम में इनका फेमस जो था वर्क जो था इनका बहुत फेमस था। बुक ऑफ डचेस, हाउस ऑफ फेम, पार्लियामेंट ऑफ, ये सारा इंपॉर्टेंट वर्क्स इनका बहुत ही फेमस था। कैंटरबरी टेल्स की बहुत लंबी सीरीज है जिसको भी हम जानेंगे आने वाले वीडियोस में। जॉन गोवर के इंपॉर्टेंट वर्क्स को जानेंगे। विलियम लैंगलैंड जो थे वो भी बहुत फेमस थे, उनके भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स वगैरह सारा हुआ। इस एज में यूनिवर्सिटी पहले ही आ चुकी थी, तो सेक्युलर लिटरेचर का भी डेवलपमेंट हुआ था इस एज में।
और वापस से इंग्लिश लिटरेचर जो था वो फ्रेंच लिटरेचर से लौट रहा था। तो ये मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के एज ऑफ चौसर को है। इसमें जो थे बाइबल्स के, इस एज में बाइबल्स के ट्रांजिशंस भी हुए थे। वेक्लिप्स एक राइटर थे जिन्होंने बाइबल के ट्रांजिशंस भी किए थे। तो जॉफ्री चौसर, एज ऑफ चौसर के बाद अगर हम बात करते हैं तो एज ऑफ रिवाइवल की, इसको डार्क एज भी कहते हैं। इसको इसलिए क्यों कहते हैं, इतने सारे लिटरेरी वर्क इस एज में थी। ये 1453 तक तो ये वॉर ही चला है। तो इस वॉर का इम्पैक्ट इतना ज्यादा, राइटर्स ने कुछ नया क्रिएट नहीं करा। सो जॉफ्री चौसर ने लिटरेरी टैलेंट से अपने एक लिटरेचर का जो लेवल सेट कर दिया था, उससे कि कोई भी राइटर्स को क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो कुछ नया हुआ जो इस एज में, वो था ग्लोबल एक्सप्लोरेशन। ग्लोबल एक्सप्लोरेशन को हम कहते हैं कि जो कोलंबस थे, वास्को डी गामा थे, और भी जो लोग थे जो कि एक वॉयज पे निकले थे, एक यात्रा पे निकले थे, और इनको बहुत महीनों दिन लग गया था। कोलंबस ने अमेरिका को फाइंड किया था, वास्को डी गामा ने इंडिया को फाइंड किया था। यात्रा से बहुत उनको मिला था। और दूसरा चीज हुआ था, एक नया चीज, प्रिंटिंग प्रेस, अराइवल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। विलियम कैक्सटन ने 1476 में प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया था पूरे यूरोप में। और ये एक वॉर और चल रहा था जिसको वॉर ऑफ रोजेस के नाम किया जाता है, जिसमें से कि पार्लियामेंट के दो हाउस ही आपस में लड़ रहे थे, हाउस ऑफ यॉर्क, हाउस ऑफ लैनचेस्टर, की कौन राजा बनेगा, किसके पास राजगद्दी जाएगी। पूरे यूरोप में तब तक प्रिंटिंग प्रेस आ गया था। वॉर ऑफ रोजेस थे, जो लोग यात्रा पे निकले थे वो लोग अपनी जगह पे खोज चुके थे, नए नए कंट्रीज को खोज चुके थे, वहां के लैंग्वेज लिटरेचर को खोज चुके थे, वहां के लैंग्वेज को जान चुके थे। इंडिया के बारे में जानना बताया वास्को डी गामा ने, कोलंबस के बारे में, कोलंबस ने बताया अमेरिका के बारे में। इस एज को डार्क एज इसलिए कहते हैं क्योंकि वोल्केनिक पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं, क्योंकि इस एज में एक वॉर के साथ साथ एक रिलीजियस कंट्रोवर्सी भी चल रही थी चर्च में, उनके रिलीजन में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिसका इम्पैक्ट भी उस समय के लिटरेचर पर बहुत पड़ा। मेजर राइटर्स फिर भी कुछ है इसमें, जैसे कि थॉमस मैलोरी, विलियम टिंडेल एंड इरास्मस। थॉमस मैलोरी जो थे, उन्होंने किंग आर्थर के लाइफ पर एक बुक लिखा था, तो वो इस एज के एक इम्पोर्टेंट वर्क में से जाना जाता है। तो एज ऑफ रिवाइवल यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद तो इस वीडियो सीरीज में हम लोगों ने पढ़ा ग्रीको रोमन पीरियड, नेक्स्ट उसके बाद ओल्ड इंग्लिश पीरियड, दैट इज एंग्लो सैक्सन पीरियड, दैट आफ्टर दैट मिडिल इंग्लिश पीरियड। मिडिल इंग्लिश पीरियड की 3 कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ा। पहली थी एंग्लो नॉर्मन पीरियड, दैट द सेकेंड वन इज एज ऑफ चौसर, जिसमें जॉफ्री चौसर को हम लोगों ने जाना। देन द थर्ड एज ऑफ रिवाइवल, दैट ऑल्सो नोन एज डार्क एज। ये तीनों आज हम लोगों ने इस वीडियो सीरीज में पढ़ा। इसके बाद आने वाली लिटरेचर की सीरीज में नेक्स्ट एजेस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि स्टार्ट होगी इंग्लिश रेनेसां से, एलिजाबेथन एज से स्टार्ट होगी। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपकमिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा जब भी वीडियो अपलोड